Never ever ignore this one symptom. 60 years old की फ़ीमेल क्लिनिक में आई और उनका मसला क्या था कि मुझे 8 साल हो गए हैं कि पीरियड्स बंद हैं। अभी अचानक से एक हफ़्ता पहले थोड़ी सी ब्लीडिंग आई और अभी फिर से आई। कंसर्न थी, हमने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल थिकनेस, जो यूट्रस या बच्चादानी की अंदर की लाइनिंग होती है, वो मोटी हो गई थी, अंदर की तह थोड़ी मोटी हो गई थी। जब उसकी बायोप्सी कराई तो क्या निकला? एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर एक मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है। डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, मगर डेवलपिंग वर्ल्ड में भी है। ज़्यादातर कैंसर्स सालों साल या महीनों तक साइलेंट रहते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं देते, मगर एंडोमेट्रियल कैंसर वैसे नहीं है। तकरीबन 90% एंडोमेट्रियल कैंसर्स में पेशेंट्स को मेनोपॉज या पीरियड्स बंद होने के कुछ साल बाद ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो मोटापा, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज़ या पॉलीमेटाबॉलिक एंडोक्राइन ओवेरियन सिंड्रोम, कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस जैसे कि लिंच सिंड्रोम, या आप दवाई ले रहे हैं जैसे टेमोक्सिफेन, या आपकी कभी प्रेगनेंसीज ही नहीं हुई, या आपका मेनोपॉज या पीरियड्स बहुत लेट बंद हुए, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। ये जब डायग्नोज हो जाए, यूजुअली हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं और उस पर डायग्नोज हो जाता है। डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज है तो बहुत आसान ट्रीटमेंट है। जैसे कि इस पेशेंट में जो अभी मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट स्टेज की बीमारी निकली, हमने सिर्फ यूट्रस, ओवरीज और बीच में जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो रिमूव की और पेशेंट बिल्कुल ठीक, ना हमने आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं की। अगर स्टेज बड़ी हुई हो, रिस्क फैक्टर्स हों, तो इसमें आगे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है। तो हमेशा याद रखें, मेनोपॉज के बाद अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग आए, अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, वो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल कैंसर ही हो, मगर चेक ज़रूर करवाना है। थैंक यू।